चलेगा। तो आज हम अपना डिस्कस कर रहे हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन केस बी। whenever entity wants to replace an existing asset, and entity follow WDV method. Entity follow WDV method. Many asset block. Many asset block. देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक एंटिटी जो है वो अपनी असेट के लिए WDV मेथड काम में ले रही है, और WDV में उसका जो ब्लॉक ऑफ असेट है उसमें उसी पर्टिकुलर ब्लॉक में और भी कई सारी असेट है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि आप जो असेट रिप्लेस कर रहे हो वो 25% डेप्रिसिएशन के ब्लॉक में आ रही है, बट इस पर्टिकुलर ब्लॉक में वो अकेली असेट नहीं है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में एक से ज्यादा असेट एग्जिस्ट करती है, यानी मेनी असेट ब्लॉक कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा स्टेप्स को कैसे फॉलो किया जाएगा इन दिस मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1। कैलकुलेट incremental value of cash outflow। सबसे पहले हम कैश आउटफ्लो की क्या निकालेंगे, इंक्रीमेंटल वैल्यू कंप्यूट करेंगे। कैसे निकाली जाएगी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने ले ली कॉस्ट ऑफ न्यू असेट, ठीक है। मैंने जो नई असेट खरीदी उसकी कॉस्ट आ गई, प्लस उसके अगर कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं तो वो आ गए, माइनस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट। नाउ हमने अपनी पुरानी असेट को जितने में बेचा उसे लेस कर देंगे। नाउ द पॉइंट इज, क्या इस सेल पर कोई भी कैपिटल गेन या लॉस अराइज हो सकता है क्या? द आंसर इज नो। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप लोगों ने इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अंडर ब्लॉक ऑफ asset concept, capital gain oblique capital loss arise when block ceases to exist। बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुनना। अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉ, जब हम ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं तो कैपिटल गेन या लॉस तभी निकाला जाता है, कैपिटल गेन या लॉस तभी निकाला जाता है
जब वो ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है। अब चूंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे ब्लॉक में कई सारी असेट हैं, तो इसका मतलब कोई कैपिटल गेन या लॉस अराइज नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने सेल वैल्यू तो माइनस कर दी, बट किसी भी प्रकार के कैपिटल गेन या लॉस की कैलकुलेशन नहीं होगी। प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। आपको जो भी एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगी वो लेनी है। ध्यान से समझना, एडिशनल वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? नई असेट को लगाने की वजह से अगर मेरी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं अभी पुरानी मशीन काम में ले रहा था, उसमें मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए 40,000, और अगर मैं एक नई असेट लगा दूंगा तो मुझे जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो 60,000। तो बताओ, ड्यू टू द न्यू मशीन मेरी वर्किंग कैपिटल कितने से बढ़ गई? 20,000 से। वो 20,000 मैं यहां इंक्रीमेंटल बेसिस पर ले लूंगा, तो ये मेरे पास कैश आउटफ्लो की कैलकुलेशन आ जाएगी। दैट इज कैश आउटफ्लो। क्लियर बिल्कुल यहां पर? हाँ जी, चलिएगा स्टेप 2। लिखेंगे कैलकुलेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। हम जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकालेंगे वो बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स कंप्यूट करेंगे। ना तो डेप्रीसिएशन माइनस होगा और ना ही टैक्स माइनस होगा। क्लियर? द रीजन इज क्योंकि WDV मेथड में डेप्रीसिएशन हर ईयर का अलग अलग होगा। ठीक है, तो चलिएगा पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग और न्यू। सबसे पहले मैंने एग्जिस्टिंग से होने वाली सेल और न्यू मशीन से होने वाली सेल ले ली, माइनस ऑल कॉस्ट्स एक्सक्लूडिंग ऑल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। बाकी सारे खर्चे माइनस कर दो डेप्रीसिएशन को हटाकर। अब ये जो आपके पास बचेगा ये कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। ये एग्जिस्टिंग का आ जाएगा, ये न्यू का आ जाएगा, तो इसका इंक्रीमेंटल निकाल लेंगे। इंक्रीमेंटल वैल्यू बोलो, क्लियर बिल्कुल? दैट इज अवर स्टेप नंबर 2। प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा बिफोर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन एंड बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, और उसका इंक्रीमेंटल कंप्यूट कर लूंगा। चलिए, अब इसके बाद हमारी स्टेप 3 आएगी। स्टेप 3,
इस स्टेप को सबसे ध्यान से आपको समझना है। कैलकुलेट इंक्रीमेंटल WDV for additional depreciation. इंक्रीमेंटल WDV फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, बहुत ध्यान से सुनना। ओपनिंग WDV ऑफ एग्जिस्टिंग असेट। देखिएगा हमारे ब्लॉक में अभी भी ये जो एग्जिस्टिंग असेट है उसकी इतनी WDV है, इसमें प्लस कर लूंगा कॉस्ट ऑफ न्यू असेट और इसमें से माइनस कर दूंगा सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट। ओल्ड असेट की सेल वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। जरा मुझे बताइए, अब आपके पास ये जो बचा जानते हो ये क्या कहलाता है? WDV एलिजिबल फॉर डेप्रीसिएशन। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट। आप सबसे पहले ब्लॉक की ओपनिंग WDV लेते हो, उसमें कॉस्ट ऑफ न्यू असेट ऐड करते हो और सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट को माइनस कर देते हो। ये जो रिमेनिंग बचता है ये बचती है WDV एलिजिबल फॉर डेप्रीसिएशन। नाउ व्हाट डज इट मीन? यानी अगर आज आप अपनी असेट को रिप्लेस कर देते हो तो अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट आपको इस वैल्यू पर डेप्रीसिएशन अलाउड होगा। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप असेट को रिप्लेस नहीं करते हो तो आपको इस वैल्यू पर तो अभी भी मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? मैं वापस से आपको बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट जब हमने ब्लॉक की वैल्यू निकाली तो यानी आज हमें इस WDV पर डेप्रीसिएशन मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉ हम कैसे वैल्यू निकालते हैं? सबसे पहले ओपनिंग WDV ऑफ एग्जिस्टिंग असेट लेते हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ न्यू असेट ऐड करते हैं और सेल वैल्यू ऑफ असेट को लेस कर देते हैं। तो ये जो WDV बचती है इस WDV को बोला जाता है WDV एलिजिबल फॉर डेप्रीसिएशन। एग्री? हाँ जी। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने असेट को रिप्लेस किया तो मुझे इस पर डेप्रीसिएशन मिलेगा। अगर रिप्लेस किया तो इस पर डेप्रीसिएशन, और अगर रिप्लेस न करता तो मुझे इस पर डेप्रीसिएशन मिलता। ओपनिंग WDV पर तो मिलता ही मिलता, तो इसका मतलब इंक्रीमेंटल कैसे निकालें? रिप्लेस करने की वजह से इस WDV पर डेप्रीसिएशन, इस WDV पर डेप्रीसिएशन, रिप्लेस न करने पर इस WDV पर डेप्रीसिएशन, तो इनका जो डिफरेंस बनेगा वही इंक्रीमेंटल WDV कहलाएगा। तो लीजिए इसमें से माइनस करूंगा ओपनिंग WDV ऑफ एग्जिस्टिंग असेट। हम ओपनिंग WDV ऑफ एग्जिस्टिंग असेट हटा देंगे।
जो बचा वो कहलाया इंक्रीमेंटल WDV फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के पर्पस से ये मेरे पास इंक्रीमेंटल WDV की वैल्यू आ जाएगी। मैं बाद में अभी और एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बार मुझे मेरी स्टेप्स कंप्लीट कर लेने दें आप। बिल्कुल मैं समझाऊंगा, ये चीज ही स्टेप समझने वाली है। आइएगा, अब मेरे पास इंक्रीमेंटल WDV आ गई। नाउ स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट incremental amount of cash inflows। चलिएगा, अब मैं अपने कैश इनफ्लोस की इंक्रीमेंटल वैल्यू कंप्यूट करूंगा। पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। मान लेते हैं इस प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है। सबसे पहले यहां क्या निकालूंगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, ये आपने कहां निकाला था? ये हमने स्टेप 2 में कंप्यूट किया था। अब इसमें से माइनस करूंगा इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, ठीक है, ऑन इंक्रीमेंटल WDV। ये लीजिएगा, जो WDV मैंने अपनी स्टेप 3 में कंप्यूट की है, जो WDV मैंने स्टेप 3 में कंप्यूट की है, उस WDV पर अब मैं क्या निकाल लूंगा, डेप्रीसिएशन कंप्यूट करूंगा। लीजिए, ये मेरे पास अब क्या बचेगा, ये आएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये लीजिए, ये मेरे पास अब आ गए इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गए। इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स एट द रेट परसेंटेज। जो भी टैक्स रेट दी हुई है उससे हम टैक्स कंप्यूट करेंगे और उसे माइनस कर देंगे। आइएगा, हमारे पास क्या आ गया, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये लीजिएगा, ये हमारे पास आ गए इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैं वापस से क्या ऐड कर दूं,
इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन, जो भी मेरे पास डेप्रीसिएशन की इंक्रीमेंटल वैल्यू है वो मैं वापस से यहां पर ऐड कर दूंगा। ये लीजिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। लीजिए, ड्यू टू द रिप्लेसमेंट, ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी ये वैल्यू मेरी इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो की वैल्यू आ गई। फिर इसके नीचे मैं लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। ये मेरे पास जो एक गिवन डिस्काउंट रेट होगी उससे मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लूंगा। तो नाउ बताइए अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस। ये मेरे पास सभी कैश इनफ्लोस की क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू। बोलिएगा, दिस इज अवर स्टेप नंबर 4। स्टेप 2 में जो डेप्रीसिएशन और टैक्स से पहले का प्रॉफिट निकाला उससे स्टार्ट करूंगा, फिर जो इंक्रीमेंटल WDV निकाली उस पर डेप्रीसिएशन कंप्यूट करूंगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर उसमें से टैक्स माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद डेप्रीसिएशन को वापस से एड बैक कर दूंगा तो इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी। देन उस पर पीवी फैक्टर अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। चलिएगा, ये थी स्टेप नंबर 4। लिखेंगे स्टेप नंबर 5। लिखें कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू। कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस एंड its present value। and its present value। चलिएगा, अब हम अपना टर्मिनल ईयर का कैश फ्लो निकालेंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पर क्या क्या आता था, स्क्रैप वैल्यू, ध्यान से सुनना, इंक्रीमेंटल, जो भी इंक्रीमेंटल स्क्रैप अगर कोई है तो वो आ जाएगी। और एडिशनल वर्किंग कैपिटल, जितनी हमने एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगाई है वो हमारा क्या माना जाएगा, डीम्ड इनफ्लो माना जाएगा। ये लीजिए मेरे पास टर्मिनल ईयर, कैश फ्लो आ गया। क्लियर? इस पर हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो बताइए ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
टर्मिनल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो। ये लीजिए, ये हमारे पास टर्मिनल कैश फ्लो की वैल्यू आ गई। बोलिएगा क्लियर है बिल्कुल यहां तक आपको? हाँ जी, आगे बढ़े। नाउ स्टेप नंबर 6, कैलकुलेट इंक्रीमेंटल एनपीवी ऑफ असेट। अब हम क्या निकालेंगे? अपनी इंक्रीमेंटल एनपीवी कंप्यूट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लोस माइनस आपने जो इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो निकाला था। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? एनपीवी आ जाएगी। और डिसीजन, बताइए हम क्या डिसीजन लेंगे? इफ एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट is positive, if NPV of the project is positive, asset must be replaced। हमें उस असेट को क्या कर देना चाहिए? रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर हमने ये जो एनपीवी कंप्यूट की, अगर ये एनपीवी क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई, तो व्हाट डज इट मीन कि मुझे अपनी इस असेट को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो लिखिएगा, दीज आर दी स्टेप्स व्हेन कंपनी फॉलो WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ब्लॉक कंसिस्ट मेनी असेट। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनोगे आप। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिप्लेसमेंट डिसीजन के ऊपर जहां पर आप WDV मेथड मेंटेन कर रहे हो और आपके पास ब्लॉक में कई सारी असेट्स हैं। ब्लॉक में कई सारी असेट्स हैं, तो उसके लिए हम ये प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे और इससे हम अपनी उस प्रोजेक्ट की क्या निकाल लेंगे? एनपीवी कंप्यूट करेंगे।